भारत की 41% आबादी खेती करती है, लेकिन आज भी एग्रीकल्चर का हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 15% है। दोस्तों, फूड प्रोडक्शन में भारत नंबर 2 है, लेकिन आज भी हमारे किसान की मंथली इनकम सिर्फ 6,000 रुपए है। हमारे गोदामों में कई लाख टन अनाज पड़ा हुआ है, लेकिन आज भी भारत में हर 3 में से 1 बच्चा भुखमरी का शिकार है। जहां हर पॉलिटिकल पार्टी किसानों की बात करती है, लेकिन किसानों के सुसाइड में भी भारत दुनिया में सबसे आगे है। दोस्तों, हम जय जवान जय किसान की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन क्या सच में हमारे किसानों की जय हो पा रही है? दोस्तों, पिछले 5 महीनों से किसानों का एक जोरदार आंदोलन जारी है। पिछले 2 महीनों से दिल्ली की जमा देने वाली सर्दी में किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस चीज का सलूशन ढूंढने के लिए गवर्नमेंट और किसानों के बीच में 9 राउंड्स ऑफ टॉक्स हो चुके हैं, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरवीन करना पड़ा। तो दोस्तों, गलती किसकी है? क्यों गवर्नमेंट के इतने एफर्ट्स के बावजूद भी इसका सलूशन नहीं निकल पा रहा? किसान या गवर्नमेंट, कौन अपने स्टैंड से हट नहीं रहा? क्या गवर्नमेंट किसान विरोधी है या किसान खुद अपना हित समझ नहीं पा रहे? दोस्तों, सच कहूं तो मुझे कभी लगा नहीं था कि मुझे ये वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आंदोलन इतना लंबा चलेगा। लेकिन क्योंकि आज 5 महीनों तक इसका सल्यूशन नहीं निकल पा रहा, इसका मतलब ये साफ है कि ये इश्यूज काफी कॉम्प्लेक्स है। और सच कहूं तो इसका कंप्लीट सल्यूशन किसी के पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम इस कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने का, हम गवर्नमेंट को समझने का और हम हमारे किसानों को समझने का एक ऑनेस्ट प्रयास करें। दोस्तों, पॉलिटिक्स, पॉलिसी एंड यू के 8वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है और अगर आपको यह लगता है कि इस इंपॉर्टेंट मुद्दे को और लोग भी और ज्यादा गंभीरता से समझे, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि योर सब्सक्रिप्शन इज माई मोटिवेशन। दोस्तों, भारत की किसानी के 2 इंपॉर्टेंट पहलू है, 2 इंपॉर्टेंट एंगल है। एक है पॉलिटिकल एंगल, दूसरा है इकोनॉमिक एंगल। पॉलिटिकल एंगल बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो तर्क, लॉजिक, डेटा पे डिपेंड नहीं करता। वो इनफैक्ट इस पे भी डिपेंड नहीं करता कि आप बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अकाली दल किस पार्टी की तरफ हो, लेकिन वो इस पे डिपेंड करता है कि आप ऑपोजिशन में हो या आप उस समय रूलिंग पार्टी में हो। क्योंकि भारत में पॉलिटिकल हिपोक्रेसी के आपको हजारों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। जिस पार्टी ने एफडीआई इन रिटेल, न्यूक्लियर डील का विरोध किया था, आज वही पार्टी एफडीआई इन रिटेल और न्यूक्लियर डील को एग्जीक्यूट कर रही है। जो कांग्रेस आज फार्म बिल्स का विरोध कर रही है, उसी कांग्रेस के 2019 के लोकसभा इलेक्शन मैनिफेस्टो में एपीएमसी मंडीज का रिस्ट्रक्चरिंग, एफपीओस, फ्री मार्केट्स, ये सारे एंगल्स थे। जो नई पार्टीज आज पंजाब और हरियाणा में एक एंट्री पॉइंट देख रही है, क्या उनके पास इन सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज का सॉल्यूशन है या सिर्फ पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है? दोस्तों, ऐसे ही अलग अलग इश्यूज में रिसेंट हिस्ट्री में, वो बैंकिंग में कंप्यूटराइजेशन हो, अलग अलग सेक्टर्स में प्राइवेटाइजेशन हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का इशू हो, ऐसे अलग अलग इश्यूज में पॉलिटिकल हिपोक्रेसी हमें हमेशा देखने मिली है। जब पार्टीज ने ऑपोजिशन में होते हुए जिस चीज का विरोध किया था, रूलिंग पार्टी बनके उसी चीज को खुद ही एग्जीक्यूट किया। ये शायद इसीलिए क्योंकि पॉलिटिक्स में दोस्तों कुछ सही या गलत नहीं होता। पॉलिटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ होता है तो वो होता है कॉन्टेक्स्ट और दूसरा होता है टाइमिंग। दोस्तों, इसीलिए हम इस इशू का पॉलिटिकल एंगल नहीं देखेंगे, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस इशू का रूट कॉज क्या है। क्यों भारत के एग्रीकल्चर में इतने ज्यादा पैराडॉक्सेस है? क्यों आज हमारा देश सुजलाम सुफलाम शायद है, लेकिन हमारा किसान दुखी है? दोस्तों, इसके लिए हमें एक सिस्टमिक अप्रोच लेने की जरूरत है। हमें एक होलिस्टिक एंगल से चीजों को समझना पड़ेगा। दोस्तों, अगर मैं सिर्फ रेनफॉल की बात करूं, सिर्फ बारिश की बात करूं, और अगर मैं 1 डे हाईएस्ट रेनफॉल को कंसीडर करूं, तो आसाम में 745 मिलीमीटर्स, यूपी में 214, बिहार में 285, पंजाब में 272, केरला में 228। यही नहीं, अगर स्टेट के अंदर की बात करो तो मुंबई कोंकण में जहां 476 मिलीमीटर्स बारिश होती है, तो वही विदर्भ मराठवाड़ा में सिर्फ 158 मिलीमीटर्स बारिश होती है। तो आप देख सकते हो तो कि ना सिर्फ स्टेट के बीच में वेरिएशंस है, लेकिन एक स्टेट के अंदर भी कितने ज्यादा वेरिएशंस है। इसी तरह दोस्तों, अगर हम इनकम्स की बात करें और अगर हम हमारे किसानों की मंथली एवरेज इनकम को कंसीडर करें,
तो केरला में 12,000, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में करीब 7,000, बंगाल और बिहार में सिर्फ 3,500-4,000, तो वही पंजाब में 18,000 और हरियाणा में 14,500 रुपए मंथली एवरेज इनकम हमारे किसानों की होती है। तो इसी तरह हमारे किसानों की फार्मिंग प्रैक्टिसेस और उनके प्रेफरेंसेस, उनके अवेलेबल साधन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के बारे में उनकी अवेयरनेस, यहां तक कि उनका कर्जा, उनके ऑप्शंस, ये सारी चीजें पूरे देश में बहुत ज्यादा वेरी होती है। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि जब हम देश के किसान की बात कर रहे हैं, तब हम किसी एक किसान की बात नहीं कर रहे, यानी देयर इज नो वन इंडियन फार्मर, क्योंकि उनके ऑप्शंस, उनका कर्जा, उनके सिचुएशंस, उनके कंडीशंस, ये इस पूरे देश में बहुत ज्यादा वेरी करते हैं। तो दोस्तों इतने ज्यादा वेरिएशंस क्यों है? क्यों भारत की किसानी में इतने ज्यादा डिफरेंसेस है? दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है 1960s में, जब 1965-1966 में देश में बहुत बड़ा अकाल पड़ा हुआ था, लोग भूखमरी से मर रहे थे और भारत को यूएस के सामने अनाज की भीख मांगनी पड़ी। तभी यूएस एड के कारण और वेस्टर्न कंट्रीज के एड के कारण हम जिंदा थे। इनफैक्ट कुछ वेस्टर्न स्कॉलर्स का यह मानना था कि भारत जैसी इतनी ज्यादा आबादी वाले देश को बचाया नहीं जा सकता, तो वेस्टर्न कंट्रीज को अपनी जो फूड एड है वो उन कंट्रीज को देनी चाहिए जिनको बचाया जा सकता है, और भारत को भूखा मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट तब आया जब ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति की शुरुआत हुई। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी पर खास फोकस किया गया और इसका रिजल्ट ये रहा कि जहां 1960s में हम 7 मिलियन टन अनाज की भीख यूएस के सामने मांग रहे थे, वही 1978-1979 आते आते हमारा खुद का प्रोडक्शन करीब 131 मिलियन टन हो गया। और आज जैसे मैंने आपको बताया, हमारे गोदामों में करीब 300 लाख टन एक्सेस अनाज पड़ा हुआ है। अनडाउटेडली इंडिया के किसानी की, इंडिया के एग्रीकल्चर की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है। लेकिन दोस्तों प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक किसान को हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स, लेबर्स जैसे अनेक चीजों के लिए लागत होती है, उसके लिए खर्चे होते हैं। दोस्तों अगर किसानों की लागत के हिसाब से यानी किसानों की इनपुट कॉस्ट के हिसाब से खाने पीने की चीजों की भी दाम बढ़ने लगे तो सरकार को एक आम कंज्यूमर का, एक आम खरीदार के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों सिर्फ प्याज के प्राइसेस बढ़ने की वजह से सरकारों को गिरते हुए हमने देखा है। आज जो मीडिया ये हाईलाइट कर रही है कि किसानों को अपना सही दाम नहीं मिल पा रहा, कल वही मीडिया वो चिल्लाएगी कि महंगाई बढ़ गई है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इसका एक उपाय निकाला था जो था एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। दोस्तों एमएसपी का मेन मकसद ये था कि किसानों को अपना सही दाम मिले और खाने पीने की वस्तुओं का भी दाम ज्यादा ना बढ़े। लेकिन दोस्तों दिक्कत तब हो गई जब एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बन गया पीएसपी यानी पॉलिटिकल सेलिंग पॉइंट। इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज किसानों पर एमएसपी की बौछार करती रही। आज दोस्तों करीब 23 क्रॉप्स पर, करीब 23 अलग अलग फसलों पर एमएसपी दिया जाता है। लेकिन मुख्य तौर पर जो प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट करती है, जो गवर्नमेंट खरीदारी करती है, वो मुख्य तौर पर होता है गेहूं पर और चावल पर, और वो भी उन्हीं स्टेट्स में होता है जहां पर एपीएमसी मंडीज पहले से एस्टैब्लिश्ड है और जिन स्टेट्स ने इसके लिए एक अलग से बजट रखा हुआ है। इसीलिए मुख्य तौर पर प्रोक्योरमेंट होता है पंजाब और हरियाणा से। क्योंकि एमएसपी एक पॉलिटिकल मुद्दा है, इसीलिए बिना किसी हिसाब के, बिना जरूरत को कंसिडर करते एमएसपी बढ़ती गई और गवर्नमेंट किसानों की फसल खरीदती रही, यानी गवर्नमेंट एक तरीके से ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट करती रही। अब आप बोलोगे इसमें दिक्कत क्या है? दोस्तों इसमें दिक्कत यह है कि गवर्नमेंट के पास ना सफिशिएंट पैसा है और ना सफिशिएंट गोडाउन्स है, और तो इसका रिजल्ट ये होता है कि जहां एक तरफ हमारी फसल सड़ रही है, जहां हमारे फसल को चूहे खा रहे हैं, वही दूसरी तरफ हमारे बच्चे भूखमरी से मर रहे हैं। और क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ लार्ज स्केल पर गेहूं और चावल को प्रोक्योर कर रही है, इसीलिए पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के फार्मर्स ने कभी बाकी क्रॉप्स के बारे में ज्यादा सोचा ही नहीं। इसकी वजह से ना सिर्फ गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है, ना सिर्फ गवर्नमेंट एक्स्ट्रा अनाज अननेसेसरी फार्मर्स से खरीद रही है, बल्कि अगर आप सिर्फ पंजाब की ग्रोथ रेट को भी कंसिडर करो तो आज दोस्तों पंजाब का ग्रोथ रेट है सिर्फ 1.61%, जबकि बाकी देश का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है 3.5%।
जबकि अगर आप 1970s को कंसिडर करो तो इंडिया का ग्रोथ रेट था 2.3%, तो वही पंजाब का था 5.7%। यानी पंजाब को भी बहुत ज़्यादा इसका नुकसान अभी झेलना पड़ रहा है। इसके अलावा दोस्तों सिर्फ सिलेक्टेड क्रॉप्स अगर हम खाते हैं, अगर हमारे डाइट में डाइवर्सिटी नहीं है, तो जो ज़रूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है हमें वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलती, और इस कंडीशन को हिडन हंगर भी कहा जाता है। और ये मोनोक्रॉपिंग यानी एक क्रॉप या सिर्फ दो फसल को पैदा करना, उसके वजह से और भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होती है, जैसे सॉइल की न्यूट्रिएंट वैल्यू कम होना, ग्राउंड वाटर पॉल्यूट होना और नेचुरल इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होना। दोस्तों जहां एमएसपी, एपीएमसी और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट ये सारे इश्यूज खास करके पंजाब और हरियाणा स्पेसिफिक है, लेकिन अगर आप बाकी देश की बात करो तो बाकी देश में भी सिचुएशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। जहां पेरिसेबल्स की बात आती है, यानी खराब होने वाले खाद्य पदार्थ, खास करके फल और सब्जियां, वहां पर किसान को उसी दिन किसी भी हाल में किसी भी दाम में उस चीज को बेचना ही पड़ता है। इसका रिजल्ट दोस्तों ये होता है कि किसान की इनकम कभी बढ़ नहीं पाती, और अगर गलती से सप्लाई कम हो गया तो प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। दोस्तों इसका सोल्यूशन ये एक हो सकता था फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जहां हर गवर्नमेंट, हर पॉलिटिकल पार्टीज इसके बारे में बात करती है, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टीज इसके लिए सफिशिएंटली काम नहीं करती। दोस्तों अगर आसान भाषा में बात करें तो टमाटर खराब हो सकता है, लेकिन अगर उसी टमाटर को प्रोसेस करके टमाटो सूप या टमाटो सॉस बना दिया जाए तो किसानों को काफी हद तक अपनी फसल का सही दाम मिल सकता है। दोस्तों हमें यह समझना पड़ेगा कि अगर कोई सच्चा रिश्ता है तो वो है उत्पादन का और बाजार का। दोस्तों आज हम मिल्क, सीरियल्स, पोल्ट्री, फ्रूट्स के प्रोडक्शन में नंबर 1 हैं, लेकिन हमारे प्रोड्यूस में से सिर्फ 10% प्रोसेस होता है और 7% एक्सपोर्ट होता है। दोस्तों आज इंडिया फूड प्रोडक्शन में तो नंबर 1, नंबर 2 है, लेकिन फूड एक्सपोर्ट में हम नंबर 13 है। दोस्तों आज हमें यह समझना पड़ेगा कि जहां 1 किलो आलू की कीमत करीब 30 से 40 रुपए किलो होती है, वही महज 30 ग्राम आलू के चिप्स की कीमत 15 रुपए होती है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि फार्म प्रोडक्ट्स पर वैल्यू एडिशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे टोटल इंडस्ट्रीज में से सिर्फ 15% इंडस्ट्रीज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए, इस सप्लाई चेन मैकेनिज्म को क्रिएट करने के लिए सरकार को प्राइवेट सेक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इश्यूज काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, और इन सारी इश्यूज की इंटर रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा है। ये बातें पॉलिटिकल पार्टीज को भी काफ़ी हद तक समझ में आती है, इसीलिए वो भी जानते हैं कि बिना रिफॉर्म्स किए भारत के किसानों के प्रॉब्लम्स का एक्चुअल सोल्यूशन नहीं ढूंढा जा सकता। और इसीलिए कांग्रेस ने अपने 2019 लोकसभा इलेक्शंस की मैनिफेस्टो में ये सारी बातें कही थी, और बीजेपी ने भी अक्टूबर 2020 में ये 3 फार्म एक्ट्स लाके इस चीज का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कंटेक्स्ट और टाइमिंग दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कम से कम हमें इस वीडियो से ये पता चला कि इश्यूज काफी कॉम्प्लेक्स है, भारत का किसान सच में बहुत ज्यादा पीड़ा में है, और अगर हम हमारे किसानों की पीड़ा दूर करना चाहते हैं तो स्टेटस को बनाए रखना, यानी परिस्थिति को जस के तस बनाए रखना और रिफॉर्म्स को टालना, ये डेफिनेटली इसका सोल्यूशन नहीं है। दोस्तों रिफॉर्म्स तो जरूरी है, लेकिन जो एक्ट गवर्नमेंट ने लाए हैं, क्या उन एक्ट से सोल्यूशन निकल पाएगा? उन एक्ट्स में क्या इशू है? क्या इशू उन एक्ट्स के ड्राफ्टिंग में है, या जिस तरीके से गवर्नमेंट ने ये एक्ट लाया है उसमें इशू है? और ऑपोजिशन जो इन एक्ट्स का बहुत ज्यादा विरोध कर रहा है, क्या वो सच में भारत के किसानों के लिए कंसर्न्ड है, या अपना रेलेवेंस बचाने के लिए ये सिर्फ पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है? इसका जवाब दोस्तों हमें मिलेगा अगले वीडियो में। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर चिन्मय दांडेकर पेज पे, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं चिन्मय दांडेकर पॉलिसी, यूट्यूब पे और ट्विटर पे चिन्मय यूडी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, ताकि इस इशू की गंभीरता सबको समझ में आए। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज माई मोटिवेशन। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।